हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अब तक हमने क्लास 6, 7, 8 की जो पॉलिटिकल साइंस की तीनों एनसीईआरटी बुक्स कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने चैप्टर वाइज एक एक लेसन की समरीज की है। आपने अभी तक ये नहीं देखी तो देख लीजिए प्रीवियस वीडियो में जाकर। उसमें क्या है, आपका बेसिक जो होगा वो क्लियर हो जाएगा, क्या क्या टर्म यूज़ होती है क्या नहीं होती है। अब जो हम क्लास 9th एनसीईआरटी स्टार्ट करने वाले हैं, इसके अंदर थोड़ा सा हमारा लेवल उठ जाएगा, जो कंपटीशन के हिसाब से होता है, और इसमें हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से जो है कई बार सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक का रेफरेंस लीजिए, बट पहले एनसीईआरटीज कंप्लीट कीजिए। तो एनसीईआरटीज करना कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसलिए मैं आपको सारे जो एनसीईआरटीज के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसकी मैं समरी बताने की कोशिश करूँगी। और अब मैं क्लास 9th आज स्टार्ट करने वाली हूँ, और ये थोड़े काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आप ये स्किप मत कीजिएगा और ये ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले है डेमोक्रेटिक इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। सबसे पहले वर्ल्ड लेवल की बात की गई है कि कैसे वर्ल्ड लेवल पर डेमोक्रेटिक जो है उसकी मांग, डेमोक्रेसी की मांग हुई थी, और कैसे डेमोक्रेसी आई है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं मार्च ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी के लिए क्या क्या मार्च हुए। सबसे पहले 1900 की बात करते हैं। 1900 में डेमोक्रेटिक स्टेट जो थे बहुत कम थे। सन 1900 के पहले की जो बात की जाती है, तो बहुत कम जो कंट्रीज़ थी वो उन्होंने डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र को अपनाया हुआ था। कुछ जो थी वो एक सत्तावाद थे, मतलब वहाँ राजा राज करते थे। कुछ जो थे उनका मिलिट्री पावर था, वहाँ पर मिलिट्री की चलती थी। कुछ जो थे वो डेमोक्रेटिक के साथ साथ वहाँ पर राजा ही राज करते थे। मतलब डेमोक्रेसी सिर्फ दिखाने की होती है, और जो वो राजा का ही राज चलता है। मतलब एक होता है ना एक सत्तावाद, जो हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट किस किस प्रकार के होते हैं। एक सत्तावाद, डिक्टेटरशिप, जो मतलब कि वंशवाद, ये सारे चलते हैं। ठीक है। फिर क्या हुआ था, सेकंड वर्ल्ड के बाद 1950 में जो मोर और से ज़्यादा कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक को अपनाने लगी, लोकतंत्र को अपनाने लगी, क्योंकि एक सबसे अच्छी जो गवर्नमेंट की फॉर्म होती है वो डेमोक्रेसी ही है। क्योंकि डेमोक्रेसी में हम जो गलती करते हैं उसको सुधारने का मौका भी दिया जाता है, इसीलिए। ठीक है। तो 1950 के बाद बहुत सारी कंट्रियाँ ऐड होने लगी। अब न्यूली इंडिपेंडेंट जो कंट्री थी, नई नई जो स्वतंत्र हुई थी एशिया की, उन्होंने भी डेमोक्रेसी को चुना कि हमें भी डेमोक्रेसी चाहिए हमारे कंट्री में। फिर 1975 में जो अफ्रीका की जो कॉलोनीज थी वो इंडिपेंडेंट हुई थी, तो उनमें से बहुत सारी ने जो था वो डेमोक्रेसी को चूज़ किया था कि हमें जो हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी चाहिए, मतलब कि लोकतंत्र चाहिए हमारे कंट्री में, जिससे कि हम सुचारू रूप से, अच्छे रूप से जो देश की अर्थव्यवस्था है या देश की जो व्यवस्था है उसको चला सके। लेकिन क्या हुआ, जब 1991 की बात है, जब सोवियत यूनियन का टूटी, जब सोवियत यूनियन का डिग्रेडेशन हुआ 1991 में, तो 15 जो नई कंट्री थी वो वहाँ से निकली थी। मतलब सोवियत यूनियन जो ब्लॉक था पावरफुल, जब 1991 से पहले जब दो पावरफुल स्टेट थे, एक तो यूएसए था और एक यूएसएसआर था, जो सोवियत यूनियन था। लेकिन क्या हुआ, 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया। तो सोवियत यूनियन के टूटने से 15 नए स्टेट जो थे वो भी डेमोक्रेसी में जुड़े। जब 15 नए स्टेट आए, जो नए स्टेट यहाँ पर कंट्रीज़ को बताने के लिए बताया गया, तो 15 जो नए स्टेट थे उन्होंने भी डेमोक्रेसी को अपना गवर्नमेंट के रूप में चुना कि हमें डेमोक्रेसी गवर्नमेंट चाहिए। ठीक है। फिर बात करते हैं टू टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी। दो कहानियों में बताया गया, कहानियों के हिसाब से बताया गया है कि कैसे डेमोक्रेसी ली है इन देशों ने। सबसे पहले जो बहुत सारी कंट्रीज़ ने और वहाँ के लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया है डेमोक्रेसी के लिए। डेमोक्रेसी इतनी आसानी से नहीं आई है। हमारे देश में भी, भारत देश का हमें पता है कि स्वतंत्रता से पहले जो अंग्रेज़ों के लिए काफ़ी कितनी लड़ाइयाँ हुई है, कितना हमने शोषण सहा है, उसके बाद स्वतंत्रता मिली है, उसके बाद हमें डेमोक्रेसी आई है। उससे पहले हमारे ऊपर भी अंग्रेज राज करते थे, कॉलोनी रूल था, लेकिन उसके बाद हमने भी काफ़ी सफ़र किया है। तो इसी हिसाब से जो कंट्रीज़ है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, उन्होंने भी काफ़ी सफ़र किया है। इसमें दो स्टोरी है। सबसे पहले चिली की है। चिली जो थी सबसे पहले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी जब था एलएनडी के जब रूल था। लेकिन क्या हुआ, 1973 में क्या हुआ था, वो पिनोकेट नाम का एक मिलिट्री रूलर था, उसने डेमोक्रेसी को ख़त्म किया और मिलिट्री रूल वहाँ पर लगा दिया। मतलब आर्मी के हाथ में सारी देश की व्यवस्था उसने कर दी थी। मतलब पिनोकेट जो रूलर था उसके अंडर में मिलिट्री रूल लगा था। लेकिन कहीं फिर स्ट्रगल हुए, बहुत सारे लोगों का स्ट्रगल, बहुत सारे लीडर्स का स्ट्रगल, उसके बाद लास्ट में डेमोक्रेसी रिस्टोर हुई थी चिली में 1988 में। तो हमें पता होना चाहिए चिली की स्टोरी। सबसे पहले तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, लेकिन 1973 में पिनोकेट जो था उन्होंने मिलिट्री रूल में ले लिया था, और सब फिर कई स्ट्रगल के बाद डेमोक्रेसी रिस्टोर हुई थी चिली में 1988 में, 1988 में।
दूसरा है पोलैंड की स्टोरी दी गई है। पोलैंड में क्या था, पहले वन पार्टी रूल था, मतलब एक ही पार्टी रूल कर सकती थी, और उसको रिप्लेस किया था डेमोक्रेसी ने अंडर द लीचे वाल्सा इसके अंडर में एक लीडर है, उसके अंडर में। अब डेमोक्रेसी आना इतना आसान नहीं है, वन पार्टी से डेमोक्रेसी करना, तो यहाँ पर भी कई स्ट्रगल देखे गए। कई लोगों ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया, सालों तक कई स्ट्रगल करने के बाद यहाँ पर डेमोक्रेसी रिस्टोर हुई वन पार्टी रूल को ख़त्म करके। अब आते हैं फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी हम सब मांग तो करते हैं, लेकिन उसके फीचर्स जो हैं वो भी पता होने चाहिए। वैसे तो हमने जो लेसन्स अभी पढ़े हैं उसे बताए हैं, लेकिन आगे जो हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो पढ़ेंगे, ये बुक जो है 9th की, वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1 है, तो इसमें हम अभी ओवरऑल डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी के कुछ फीचर दिए हुए हैं। उसमें सबसे पहला है कि पीपल के पास, लोगों के पास ये अधिकार होता है कि वो उनके लीडर्स को चूज़ कर सकते हैं। मतलब एक सत्तावाद या डिक्टेटरशिप जो राजवंश जो होता है ना, आगे से आगे चलता है, उनमें क्या होता है कि लोगों के पास ये अधिकार नहीं होता है कि वो अपने लीडर को चुन सके। लेकिन यहाँ डेमोक्रेसी में हमारे पास अधिकार होता है, लोगों के पास अधिकार होता है कि वो अपना जो लीडर है उसे चुन सके, और अपने देश में कौन सी व्यवस्था किस प्रकार से चलनी चाहिए उस पर भी इनडायरेक्ट रूप से वो अपना देख सके, इनडायरेक्ट रूप से अपना वो अपनी बात कह सके कि हाँ मुझे ये चाहिए, ठीक है, क्योंकि कई बहुत सारे अधिकार होते हैं लोगों के पास। दूसरा है पीपल के पास राइट होता है फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़, वो अपनी व्यूज़ रख सकते हैं अपने जो लीडर है उनके सामने। उनके ऊपर कोई इतने बाउंडेशन नहीं होती कि आप अपने लीडर को कुछ नहीं बोल सकते। अपने लीडर के सामने, इवन आप पीएम के सामने, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के सामने कुछ बोलना चाहते हैं तो आप फ्री हैं, आप बोल सकते हैं। उनका जो ऑर्गेनाइज है और उनको जो मतलब इतने अधिकार दिए जाते हैं कि उनका जो अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है, उनके अगेंस्ट जो हो रहा है उसके अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट कर सके, उनके साथ जो इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसको वो रोक सके। तो मतलब एक अच्छी गवर्नमेंट है जिसमें लोगों के पास अधिकार है कि वो अपने लीडर चूज कर सके, और दूसरा उनके पास एक फ्रीडम है उनका कोई भी व्यू एक्सप्रेस करने का, बोलने का, उनको जो इनजस्टिस हो रहा है उनके साथ उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने का। अब आता है डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेवल। ग्लोबल लेवल पे जो डेमोक्रेसी है वो कैसे हम आई है या कैसे ज़रूरी है वो देखने की कोशिश करते हैं। अब डेमोक्रेसी ज़रूरी है ग्लोबल लेवल पे भी, और हो सकती है ग्लोबल लेवल पर, लेकिन अभी प्रेजेंट में कोई डेमोक्रेसी ग्लोबल लेवल पर नहीं देखी गई है। जैसे कुछ ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल यानी इंटरनेशनल लेवल पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन है, जैसे यूनाइटेड नेशन है, IM है, इंडियन मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, ये सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरे वर्ल्ड को लेकर चलते हैं, पूरा वर्ल्ड का एसोसिएशन होता है, ओवरऑल वर्ल्ड के लिए काम करते हैं। ये पीस और सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर पीस और सिक्योरिटी हो, इसके लिए वो कदम उठाते हैं। पूरे जो देश है, कंट्री है, उनकी मीटिंग बुलाते हैं, हर देश का व्यूज़ रखा जाता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, और उसके हिसाब से वहाँ पर स्टेप्स लिए जाते हैं। और ये जो होते हैं कंट्री जो होते हैं लोन्स भी देते हैं गवर्नमेंट को, मतलब कोई किसी देश की गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत है तो वो यहाँ से इंडियन मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक से लोन्स ले सकते हैं, जैसे हम अपने बैंक से लेते हैं लोन्स। तो कंट्रीज़ को अगर लोन की ज़रूरत है तो वो इन दो जो वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि ये जो है फुल्ली डेमोक्रेटिक नहीं। अब जो ये दो तीन जो ऊपर ऑर्गेनाइजेशन पड़ी, यूनाइटेड नेशंस, IMF और वर्ल्ड बैंक, ये पूरी डेमोक्रेसी नहीं है, पूरा लोकतंत्र इनमें देखने को नहीं मिलता है। अब 5 कंट्रीज़ जो है, US, UK, फ्रांस, चाइना एंड रशिया, ये जो 5 कंट्री है इनके पास वीटो पावर होता है UN के अंदर। यूनाइटेड नेशन में ये 5 कंट्री होती है। यूनाइटेड जो नेशन की असेंबली होती है, मतलब जैसे हमारे यहाँ सांसद होता है, पार्लियामेंट, वहाँ पर भी UN असेंबली होती है जहाँ पर सेम पार्लियामेंट जैसे ही बैठक होती है। पर इन जो 5 कंट्री है इनके पास वीटो पावर होता है। अब वीटो पावर क्या होता है ये समझते हैं। मतलब कि ये 5 जो कंट्री है ऐसी पावरफुल कंट्री है, कोई बात अगर हो रही है कि ये बिल पास होना चाहिए या फिर ये रूल लगना चाहिए पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए, लेकिन अगर ये 5 ही कंट्री अगर उसके अंदर यस करती है, 5 की तरफ से हाँ होती है, तो वो राइट होता है, वो आगे जाता है। लेकिन अगर 5 में से किसी एक कंट्री ने मना कर दिया कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो बिल आगे नहीं जाएगा। मतलब वीटो पावर ये होता है कि अगर एक भी कंट्री ने मना कर दिया तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। कोई भी चीज़ अगर वर्ल्ड लेवल पर करवानी है तो इन 5 की मतलब हाँ की ज़रूरत है, उनके आगे उसमें उनके लिए ग्रीन सिग्नल मिलना चाहिए 5 की तरफ से। अगर कोई एक जो कंट्री है वो मना कर देती है तो भी वो काम आगे नहीं होगा, इसको बोलते हैं वीटो पावर। और UN में जो होते हैं टोटल
5 जो होते हैं परमानेंट मेंबर होते हैं, जो ये होते हैं यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना और रशिया, और 10 होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। नॉन परमानेंट मेंबर जो होते हैं इन 5 द्वारा चुने जाते हैं और वो 2-2 साल के टेन्योर के लिए वो चूज होते हैं, और नॉन परमानेंट मेंबर के पास वीटो पावर नहीं होता है, ये ध्यान रखना। टोटल 15 मेंबर होते हैं यूएन में, 5 जो होते हैं परमानेंट होते हैं, 10 होते हैं नॉन परमानेंट। 5 के पास होता है वीटो पावर, पर 10 जो है नॉन परमानेंट, इनके पास वीटो पावर नहीं होता है। तो वीटो पावर पता होना चाहिए क्या होता है कि कोई एक कंट्री जो किसी भी बात को नेगेटिव कर देगी तो पूरा ही बिल वो कैंसिल हो जाएगा। अब दूसरा बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। अब वर्ल्ड बैंक में क्या होता है कि यूएस प्रेसिडेंट और जो कुछ 7 कंट्रीज है, 7 जो कंट्रीज है, जिसमें है यूएस, यूके, कनाडा, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ये जापान, ये जो कुछ 7 कंट्रीज है, इनका दबदबा रहता है। मतलब इन 7 कंट्रीज के पास 40% यहाँ पर वोटिंग पावर होता है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब वर्ल्ड बैंक पर भी इनका दबदबा रहता है कि 40% इनके हाथ में उनका वोटिंग पावर होता है। और हमें देखने को मिलता है कि ये जो सारा कंट्रीज है 7, इनका डोमिनेंट वर्ल्ड बैंक पे देखने को मिलता है, और ये 5 जो कंट्रीज है इनका डोमिनेंट हमें यूएन पे देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो रिफॉर्म्स है इंटरनेशनल लेवल पे, ये पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं है। डेमोक्रेसी इनमें ज़रूरत है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, सभी को इक्वली ट्रीट करना, लेकिन यहाँ हम देखने को मिल रहा है कि नहीं, जो यहाँ पर मेन जो कंट्रीज है यानी डेवलप्ड जो कंट्रीज है वहाँ पर उनका दबदबा है, दूसरे का हमें देखने को नहीं मिलता है। अब आता है प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का प्रमोशन। अब क्या होता है कि मैनी कंट्रीज जो होती है, यूएसए बिलीव करती है कि डेमोक्रेसी जो होती है प्रमोट करनी चाहिए वर्ल्ड लेवल पर, लेकिन ये बात सही है, लेकिन वो जो सोचती है ये होता है कि फोर्स से, लेकिन हम जानते हैं कि फोर्स से कोई भी चीज़ नहीं कर सकती। हाँ, वर्ल्ड लेवल पर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, हम सब एग्री करते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी सबसे अच्छी जो गवर्नमेंट का टाइप है, अच्छा टाइप है गवर्नमेंट का, लेकिन फोर्स से नहीं किया जा सकता है। बट यूएसए चाहता है कि फोर्स से भी इसे किया जा सके। एक जैसा एग्जांपल हमें पता है कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे इराक में जब यूएसए ने इन्वेंशन किया था, इराक इन्वेंशन, तब ये हुआ था अमेरिका ने इराक पर हमला किया था, एक तरह से इन्वेंशन किया था। और हमला ये था कि इराक जो है वो बड़े लार्ज स्केल पर जो वीपन्स बनाती है, जो न्यूक्लियर वीपन जो होते हैं, जो मास डिस्ट्रक्शन करने का काम करता है, मतलब कि जो न्यूक्लियर वीपन होता है। तो ये पहले सुनने में आया था अमेरिका को कि इराक जो है वो लार्ज लेवल पे ऐसे न्यूक्लियर वीपन बनाती है। तो उन्होंने यूएसए ने वहाँ पर इन्वेंशन किया था, अपनी मिलिट्री ट्रुप्स भेजी थी, अपने मिलिट्री के लोग भेजे थे। करीब वहाँ पर 3000 मिलिट्री यूएसए के मारे गए थे और 50,000 जो लोग थे वो इराक के मारे गए थे, लोकल सिटीजन। तो काफ़ी बड़ा इन्वेंशन हुआ था। लेकिन ये बात भी देखने की ज़रूरत है कि इराक ने यूएन ने सैंक्शन लगाई थी, मतलब यूएन ने मना कर दिया था, यूनाइटेड नेशन ने वहाँ मना कर दिया था अमेरिका का साथ देने के लिए। लेकिन उसके बाद भी अमेरिका ने वहाँ पर अटैक किया और इतनी भारी मात्रा में वहाँ पर लड़ाई हुई। 3000 तो यूएसए के सैनिक और 50,000 से भी ज़्यादा जो हैं वो इराक के लोग मारे गए। लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर अमेरिका को कोई ऐसा सुराग नहीं मिला कि जो इराक है वो ऐसे विपक्ष बना रहा है। लेकिन ये काफ़ी बड़ा इन्वेंशन था और देखने को मिला। और फिर उसके बाद जो यूएसए ने था वहाँ पर फोर्सफुली इलेक्शन भी करवाया यूएसए ने कि वहाँ डेमोक्रेसी आनी चाहिए, फोर्सफुली इलेक्शन भी कराए। लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी की जो फीलिंग है पीपल के अंदर होनी चाहिए, ना कि उन्हें इम्पोज करना चाहिए, लोगों के अंदर आनी चाहिए। क्योंकि लोग स्वयं चाहेंगे, खुद चाहेंगे वो कि हमें ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जहां हमारी सुनी जाए। कौन पीपल या कौन व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता है कि ऐसी गवर्नमेंट ना हो कि वो उन्हें नहीं सुने। तो लोग खुद चाहेंगे, उन्हें इम्पोज करके ये सब नहीं किया जा सकता है, फोर्सफुली कोई चीज़ नहीं कराई जा सकती है। तो यही है कि डेमोक्रेसी वहाँ के लोगों के लिए फीलिंग खुद आनी चाहिए, ना कि किसी जो एक्सटर्नल पावर है जैसे यूएसए है जो इराक पे कर रहा है वो नहीं होना चाहिए। तो इस लेसन में हमने समझने की कोशिश की थी कि इंटरनेशनल लेवल पे कैसे डेमोक्रेसी आई और कैसे कैसे डेमोक्रेसी के लिए अलग अलग तरह से स्ट्रगल किए गए। तो इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।